एक्स हेमस्टर नाम की एक अडल्ट वेबसाइट के डेटा के मुताबिक उनका सबसे ज्यादा कंटेंट देखने वाले देशों में अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है। उसके बाद आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और इसी तरह के कई देश। इसी तरह पॉर्न हब के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें सबसे बड़ा ट्रैफिक हिंदुस्तान से ही मिलता है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। इनमें करीब 70% व्यूवर्स पुरुष हैं और 30% महिलाएं हैं। यानी हम भले ही फिजिकल रिलेशनशिप पर खुलकर बातचीत करने से कतराते रहें, लेकिन सस्ते इंटरनेट और इजीली अवेलेबल कंटेंट के चलते सेक्स और पॉर्न से जुड़े शब्द भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स में से एक हैं। शिल्पा शेट्टी के पति और जाने माने बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर अश्लील कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर का केस चल रहा है। वहीं एकता कपूर और उनकी मां शोभा पर भी पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर माइनर लड़कियों से अश्लील सीन कराए हैं। 2024 में मार्च में सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट और 10 एप्लीकेशन पर रोक लगाई थी जो अडल्ट कंटेंट चला रहे थे। लेकिन इनमें दो सबसे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी और उल्लू ऐप का नाम इसमें नहीं था। इसीलिए इस पर सवाल उठे हैं कि क्या सरकार वाकई इस तरह के कंटेंट को बैन करना चाहती है या नहीं। और भी बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता इस तरह के कंटेंट को देखना चाहती है या वो इस पर बैठ जाती है, क्योंकि दुनिया भर में ये इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर का कारोबार कर रही है और भारत का इसमें काफी बड़ा योगदान है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 शहरों में जहां पॉर्न से जुड़े टर्म सर्च किए जाते हैं, उनमें से 6 शहर इंडिया के हैं। भारत के हर घर में सास बहू शोज पहुंचाने वाली एकता कपूर को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वजह से कई बार कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एकता का ये प्लेटफॉर्म युवाओं के दिमाग में गंद भर रहा है। वजह इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाला कंटेंट है। 300 रुपए की सालाना सब्सक्रिप्शन के साथ ऑल्ट बालाजी जिस तरीके का कंटेंट अपने व्यूवर्स तक पहुंचा रहा है, उसे सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में रखा जा सकता है। कोर्ट चाहे जो भी कह ले, लेकिन सब्सक्राइबर के बीच ये प्लेटफॉर्म बेहद मशहूर है। 2022 की बात करें तो इस ऐप के 7.5 करोड़ एक्टिव मंथली यूजर्स थे और जाहिर है जब 1 रुपए से भी कम में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है पर डे के हिसाब से, तो जाहिर तौर पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हालांकि जिन लोगों ने ऑल्ट बालाजी के कंटेंट पर आपत्ति जताई, तो ऑल्ट बालाजी का जवाब था कि अगर नेटफ्लिक्स लस्ट स्टोरी प्रोड्यूस कर सकता है तो क्यों हम गंदी बात नहीं बना सकते। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट कौन सी है? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न के बाद जो नंबर आता है वो तमाम एक्स रेटेड वेबसाइट का है। और देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जर्मनी, फ्रांस और तुर्की में ऐसी हजारों साल केव पेंटिंग्स खोजी हैं जिनका नेचर इरोटिक है। इंडिया कामसूत्र के लिए जाना जाता है। सेक्सुअल बिहेवियर पर लिखी गई ये किताब पूरी दुनिया में अपनी तरह की इकलौती ऐसी किताब है और ये भी माना जाता है कि इसे आज से 2000 साल पहले लिखा गया था। सोचिए, जब इंसान खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ पत्थरों पर लकीरें खींच सकता था, उसने उस वक्त भी गुफाओं में जाकर इस तरह के चित्र बनाए। जब पत्थरों का जमाना आया, उसके बाद उसने लिखना शुरू किया और लिखने के बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो इस तरह की किताबें लिखी जाने लगी। जब कैमरा आया तो इरोटिक तस्वीरें उसने कैमरे में कैद करना शुरू किया और जब कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उसने पॉर्न मूवीज बनाना शुरू कर दिया। 1953 आते आते मैरिलिन मोनरो की तस्वीर के साथ पहली बार प्लेबॉय मैगजीन छपी और फिर इंटरनेट के आने के बाद से पॉर्न वेबसाइट का जमाना शुरू हुआ और अब ओटीटी, वीआर, हर तरह की नई तकनीक पर अडल्ट सामग्री मौजूद है। 1996 में मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र द टेल ऑफ लव को अश्लील बताते हुए भारतीय सेंसर बोर्ड ने इसे बैन करार दिया था। करिश्मा स्वरूप, जो कि सेक्सुअलिटी एजुकेटर हैं और ये मानती हैं कि इस तरह से बैन लगा देना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट मौजूद हैं और इनमें सबसे मशहूर पॉर्न हब के मुताबिक उसकी वेबसाइट पर हर महीने 90 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। वहीं एक्स वीडियोस पर 70 करोड़ से ज्यादा व्यूवर्स यहाँ पहुँचते हैं। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग इसे रियलिटी और फैंटेसी में फर्क करना भूल जाते हैं, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इसीलिए अक्सर अपने पार्टनर से गलत एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। टीज एंड पोर्नोग्राफी नाम के सर्वे में शामिल 13 से 17 साल के आधे से ज्यादा टीनेजर्स ने ये माना है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही पॉर्न देख लिया था। लेकिन लोग ये देखते ही क्यों हैं? इस पर कई बार रिसर्च हुई और कुल मिलाकर जो जवाब आया उसमें आया कि ये एक प्लेजर के लिए देखी जा सकती है, तनाव को कम करने के लिए, सेक्स के बारे में जानने के लिए और अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए इस तरह का कंटेंट देखा जाता है। हालांकि रिसर्च से ये साफ नहीं हुआ कि पॉर्न देखना पूरी तरह से गलत है, लेकिन कई सर्कमस्टांसेस के तहत ये न सिर्फ गलत है बल्कि इलीगल भी है। खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसे लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने बेहद सख्त कानून बनाए हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके 2016 से लेकर 2022 के बीच आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कितनी तेजी से बढ़ रही है।
दुनिया भर में बाल यौन शोषण की तस्वीरों वाले यूआरएल की संख्या करीब 5 गुना तक बढ़ गई है। बात अगर भारत की करें तो यहाँ अपने प्राइवेट स्पेस में एक्स रेटेड कंटेंट देखना बैन तो नहीं है, लेकिन इसे बनाना या फिर बेचना पूरी तरह से लीगल है। सनी लियोनी, मिया खलीफा, लाना रोड्स पॉर्न इंडस्ट्री की जानी मानी सेलिब्रिटीज रही हैं। इन तीनों ने ही इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अपने साथ हुए शोषण की कहानियों को साझा भी किया। लाला ने तो ये भी बताया कि कैसे घिनौने सीन शूट करने की वजह से उन्हें थेरेपी तक लेनी पड़ी थी। अपनी मेंटल हेल्थ का वास्ता देते हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री पर बैन लगाने की बात भी कही। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन औरतों के साथ उनके पार्टनर्स ने हिंसा की, उन औरतों ने कहीं न कहीं इस हिंसा का जिम्मेदार पॉर्न को ही ठहराया। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस इंडस्ट्री पर कभी पूरी तरह से रोक लग पाएगी? आज तो हमारे सामने फेमिनिस्ट पॉर्न और एथिकल पॉर्न जैसी कैटेगरी भी मौजूद हैं, पर सवाल ये कि क्या कभी पॉर्न एथिकल हो सकता है? हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ऐसी करीब 900 वेबसाइट को बैन किया था, लेकिन भारत की सालाना व्यूवरशिप को देखते हुए ये लगता है कि इस बैन का कोई खास असर नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर्स और वीपीएन के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके बाद हम ब्लॉक्ड साइट्स पर भी आसानी से एक्सेस पा सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि वाकई हिंदुस्तानी सरकार इसको बैन करना चाहती है या नहीं? और सवाल ये भी, क्या ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो 100 अरब डॉलर का कारोबार कर रही है, क्या इस पर बैन लगाना इतना आसान होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात। नमस्कार।